हे हाय हेलो एवरीवन। सो एमएसएमई स्पेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस इस कंपनी का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। परफॉर्मेंस तो हम इनकी देख ही रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, काफी अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की और आरओई का नंबर बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है इस कंपनी का। सो 5 स्टार का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो थोड़ा सा यूनिक मॉडल है एंड एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है इस कंपनी के पास में। तो ये बेसिकली सिक्योर लेंडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। 1984 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और स्टार्टिंग से ही इन्होंने सिक्योर लेंडिंग के ऊपर फोकस किया था, ऑटो फाइनेंसिंग करते थे स्टार्टिंग में। देन 2002 टू 2003 में आरकेवी फाइनेंस करके कंपनी के साथ में इनका मर्जर हुआ था और जो कंपनी के अभी एमडी एंड चेयरमैन हैं मिस्टर लक्ष्मीपति दीनानाथ, तो उन्होंने इस कंपनी को लीड करना स्टार्ट किया। पिछले 20-25 साल से वही कंपनी को ओवरऑल लीड कर रहे हैं। तो कंपनी जो है वो साउथ इंडियन स्टेट्स के ऊपर फोकस करती है एंड वहां पे प्योरली सिक्योर लेंडिंग करते हैं ये। अब इनका जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो आप अगर बेसिकली देखोगे तो जो लो इनकम सेगमेंट के कस्टमर्स होते हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे किसी का किराना का स्टोर है, किसी का कोई छोटा सा गराज है, कोई कोई छोटा सा रिपेयर का शॉप है, या जैसे फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, इस तरीके के कस्टमर्स को कंपनी टारगेट करती है। बिकॉज मैनेजमेंट का बोलना है कि ये जो कस्टमर्स हैं, ये जो सेगमेंट है, ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड इकोनॉमी में कल को चल के अगर कोई भी डाउन टर्न आता है, कोई भी बड़ा हिट आता है इकोनॉमी पे, तो ये जो कस्टमर्स हैं इन पे सबसे लास्ट में इंपैक्ट पड़ता है। प्लस जब इकोनॉमी में रिकवरी आती है तो इन कस्टमर सेगमेंट की सबसे पहली रिकवरी होती है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं। सो इनका इनका पूरे टारगेट कस्टमर्स इन्हीं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंस है। दूसरा, कंपनी 100% सिक्योर लोन करती है। इनके जितने भी लोन्स होते हैं, या तो कस्टमर का जो घर है उसको ये अपने पास एज अ कोलैटरल रखते हैं, या फिर उसका जो खुद का शॉप है उसको अपने पास कोलैटरल रख के ये लोन ऑफर करते हैं। तो पूरा 100% सिक्योर लेंडिंग है कंपनी की। एंड इनको एडवांटेज क्या आता है, जो इनका डीलिंग का जो सेगमेंट है, ये टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6, मतलब बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट के अंदर डील करते हैं। एंड वहां पे अगर आप देखोगे तो बैंक्स ऑफ कोर्स वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए वो बहुत हाई कॉस्ट मॉडल हो जाता है। एक बैंक का काम क्या होता है कि उसको अपने लोन बुक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करना है और अच्छे सुपर प्राइम कस्टमर्स को लोन देना है। और अगर आप उसके कंपैरिजन में जो एनबीएफसीज हैं उनको देखोगे तो एनबीएफसी मेनली आपके थोड़े से हाई ग्रोथ सेगमेंट पे फोकस करती है, अनसिक्योर लेंडिंग के ऊपर फोकस करती है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस आता है आपका और भी बाकी के कंज्यूमर ड्यूरेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो एक इन्होंने अपना नीश क्रिएट किया हुआ है पिछले पिछले 20-25 साल के अंदर, बिकॉज सिक्योर लेंडिंग के अंदर अंदर तो हमेशा से इनको एक्सपीरियंस था ही। प्लस इस तरीके के बिजनेसेस को जो आप अंडर राइटिंग करते हो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, एक एक्सपर्टीज चाहिए। बिकॉज इनका कोई डिजिटल कनेक्शन नहीं होता है। आप इनका जीएसटी आईटीआर रिटर्न देख करके जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसेस का अंडर राइटिंग करते हो, वैसा इन इन कस्टमर्स के साथ में नहीं कर सकते। इनका पूरा कच्चा डॉक्यूमेंट्स है और तो आपको पूरा वो असेस करना पड़ता है। उसके लिए एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए जो 5 स्टार ने डेवलप किया हुआ है पिछले 20-25 साल के अंदर। अब वहां पे इस कंपनी के पास में एक बहुत बड़ा प्राइसिंग एडवांटेज भी आता है। प्राइसिंग एडवांटेज कैसे आता है, बिकॉज जो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको बैंक तो लोन वैसे भी ऑफर कर नहीं रहा है, तो उनके लिए चॉइस क्या बनती है, जो वहां का लोकल फाइनेंशियर है उस एरिया का, वो उनको लोन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हाई कॉस्ट पे लोन देते हैं। तो 5 स्टार के पास क्योंकि वो एक्सपर्टीज है इनके डॉक्यूमेंट्स को अंडर राइटिंग करने का और इनका पूरा कैश फ्लो समझने का और रिस्क रिवॉर्ड समझ करके ये लोन ऑफर करते हैं, तो 5 स्टार इनको उन लोकल फाइनेंशियर्स के कंपैरिजन में बहुत लो रेट पे लोन देता है। लेकिन क्योंकि 5 स्टार का कोई भी कॉम्पिटिटर इजीली आके इस मॉडल को रेप्लीकेट नहीं कर सकता, तो 5 स्टार के पास में एक प्राइसिंग पावर है। अगर आप 5 स्टार का ईल्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 24-25% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है 5 स्टार इन कस्टमर्स को। तो मतलब ईल्ड है 24-25%, मतलब एक जैसा अनसिक्योर्ड लोन में आप कोई लेंडर को देखते हो कि इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और उनका मार्जिन इस वजह से कितना आता है 5 स्टार का, ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास का। और एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बिकॉज ये सिक्योर लोन है आपका, और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और उसी लोकल एरिया में आप इतने सालों से काम कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि वहां पे लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसा आपको कलेक्शन एफिशिएंसी पे फोकस करना है, किस तरीके का इंफ्रा डेवलप करना है, कब थोड़ा सा एग्रेसिवली कस्टमर को रीच आउट करना है। तो इन सारी चीजों का एक अच्छा से आइडिया होने की वजह से इस कंपनी का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है 5 स्टार के पास में।
जो इनको हेल्प करता है लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे पेस से ग्रो करने के लिए। तो अगर आप इनका Q1 का नंबर का हाईलाइट भी देखोगे, सो अगेन फिर से बहुत सॉलिड नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे थे। लोन बुक का ग्रोथ कंपनी का ऑलमोस्ट 36% के आसपास था। देन उसके साथ में प्रॉफिट ग्रोथ 37, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और इनके पूरे रिजल्ट का जो मेन हाईलाइट है वो है इनका ROE का नंबर। मतलब 5 स्टार ने आई थिंक लास्ट ईयर ये गाइडेंस दिया था 1-1.5 साल पहले कि हम हमारे ROE को इम्प्रूव करना चाहते हैं अगले कुछ सालों के अंदर। उस टाइम पे 14% के आसपास का ROE नंबर था 5 स्टार का। और वहां से एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं देखा है हमने जिसमें 5 स्टार का ROE का नंबर स्टेबल रहा हो या फिर नीचे आया हो। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट रही है इनके ROE के नंबर में, और आज इनका ROE ऑलमोस्ट 19% टच कर रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा है हमने इनके ROE के अंदर। बाकी बाकी के फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, मतलब मार्जिन हो, ROA हो या एसेट क्वालिटी का नंबर हो, काफी स्ट्रांग नंबर रहा है कंपनी का। प्लस इसमें अगर आप ये इनका पिछले 9 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो आई मीन ये एक लेंडिंग बिजनेस है। ये एक लेंडर है जो रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट लोन देता है, वो भी लोअर इनकम ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स को। मतलब वो अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स नहीं है, कोई प्राइम सुपर प्राइम कस्टमर्स नहीं है। उनका उनका क्रेडिट डिसिप्लिन आप इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर आप पिछले 9 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे 5 स्टार का, तो ये जो ग्रॉस एनपीए कंपनी का, एक भी बार इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए और मतलब 2.5% भी टच नहीं किया है। जबकि पिछले 9 साल में एक से एक क्राइसिस देखे हमने। और अगर आप इंडिया के टॉप बैंक्स भी देखोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे बैंक्स दिखेंगे, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, जिनका ग्रॉस एनपीए 3-3, 4-4, 5-5% तक गया इस ड्यूरेशन में। तो ये चीज क्या शो करती है कि कंपनी का कितना अच्छा कंट्रोल है अपने एसेट क्वालिटी के ऊपर। और जब एक लेंडर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है अपने एसेट क्वालिटी के ऊपर, तो मतलब अपसाइड जो है उसके लिए वो इन्फिनाइट है, वो ग्रोथ कितना भी कर सकता है। उसके हाथ में है कि उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट रख रहा है, लग रहा है, ग्रोथ में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो वही आप देखोगे कि इस कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ काफी सॉलिड पेस से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और अभी भी बहुत हाई पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है। सो रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एंड एक और पॉइंट क्या बनता है कि ऐसे बिजनेसेस से आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका स्टॉक आपको लो प्राइस टू बुक पे मिलेगा, ये या लो वैल्यूएशन पे मिलेगा। मतलब 2 का प्राइस टू बुक पे या 2.5 का प्राइस टू बुक पे, ऐसा यूजुअली आपको ऐसा स्टॉक इतने लो प्राइस टू बुक पे नहीं मिलेगा जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो। क्योंकि 30-40% पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, ROE उसका लगातार इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी है उस बिजनेस की, मार्जिन हाई मार्जिन पे वो ऑपरेट करता है। एंड उसका जो मॉडल है वो इतना स्ट्रांग उसने डेवलप किया है कि इजीली रेप्लीकेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कल को कोई भी नया प्लेयर आया और आके एकदम से मॉडल को डिसरप्ट कर देगा, उसके चांसेस बहुत कम है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट में कुछ बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी नहीं हो जाता है या बिजनेस के फंडामेंटल में कुछ बहुत खराब नहीं हो जाता है, ऐसा क्वालिटी का बिजनेस का स्टॉक आपको कभी भी लो प्राइस टू बुक पे मिलेगा ही नहीं। ऐसा स्टॉक आपको हमेशा 4, 4.5, 5 के प्राइस टू बुक पे ही मिलेगा। सो वही रीजन है कि 5 स्टार का स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, लेकिन फटाफट से रिकवरी आती है इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज मार्केट को ट्रस्ट है, मार्केट के अंदर इसकी क्रेडिबिलिटी है इसके परफॉर्मेंस की। तो ये इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी देखते हैं कि कौन कौन में मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस देता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्या ग्रोथ टारगेट है, क्या ROE का नंबर वो टारगेट कर रहे हैं, और ये Q1 में जो थोड़ा बहुत चैलेंज रहा है उस पे मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। सो मैनेजमेंट का बोलना है कि ये इनका 8th अर्निंग कॉल था, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कंपनी को लिस्ट हुए अब। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि पिछले 2 सालों में मार्केट ने काफी अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस को असेस किया है, एंड ये भी देखा है कि हम जो गाइडेंस देते हैं उसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। इनफैक्ट उससे अच्छा ही एग्जीक्यूशन रहता है कंपनी का। देन जून का जो क्वार्टर रहता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि Q1 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक लेंडिंग बिजनेस के लिए थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है। एंड इस क्वार्टर में तो ऑलरेडी आपके 2-3 बड़े बड़े चैलेंजेस भी थे साथ में। एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया, 10,000 करोड़ का लोन बुक इनका क्रॉस हो गया है Q1 के अंदर। एंड जो इनके चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि काफी इमोशनल है ये, बिकॉज 20 साल पहले ऑलमोस्ट उन्होंने ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे इस कंपनी का लोन बुक का साइज सिर्फ 10 करोड़ था। तो 10 करोड़ से 10,000 करोड़ तक लेके गए हैं ये इस कंपनी के लोन बुक को। ऑलमोस्ट 1000 टाइम का ग्रोथ किया है कंपनी ने पिछले 20 साल के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी रही है कंपनी की इस क्वार्टर के अंदर। देन सबसे तीसरा बड़ा हाईलाइट क्या रहा है, ROE का नंबर। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि लगातार हमने जो गाइडेंस दिया था ROE का, वो हर एक क्वार्टर में हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। आज हमारा ROE जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, 18.95%, मतलब ऑलमोस्ट 19% टच कर रहा है Q1 में।
प्लस मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत कंफर्टेबली हम हमारे आरओई के नंबर को 19% क्रॉस कर देंगे। तो अगेन एक बहुत सॉलिड गाइडेंस दिया है इन्होंने कि आरओई का नंबर और लगातार इंप्रूव होता जाएगा। देन 27 ब्रांचेस इन्होंने ओपन किए Q1 के अंदर, और टोटल ब्रांचेस कंपनी के 547 है आज के टाइम पे। एयूएम का ग्रोथ जैसे हमने देखा 36% था इस क्वार्टर में। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है Q1 में वो जरूर थोड़ा सा कम था अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे। और उसका एक तो सीजनली इफेक्ट होता है Q1, प्लस जैसा हमने डिस्कस किया कि दो बड़े चैलेंजेस थे। आपका इलेक्शन था जो बहुत लंबे टाइम तक चला, प्लस दूसरा आपका हीट वेव था, उसने भी इफेक्ट किया। तो कंपनी कह रही कि इन दोनों चीजों ने हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर को इम्पैक्ट किया। लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने अपने कलेक्शन इंफ्रा पे इतना ज्यादा एफर्ट डाला हुआ है, इतना अच्छे से उसको डेवलप किया है कि हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है वो इस क्वार्टर में हार्डली 1% का उसमें फॉल हुआ है। मतलब फोर्थ क्वार्टर में इनका कलेक्शन एफिशिएंसी था 99.5%, एंड इस क्वार्टर में इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर जो है वो 98.5% पे आया है। सिर्फ 1% का डिफरेंस हमको देखने को मिला है 5 स्टार के कलेक्शन एफिशिएंसी में। जबकि आप इसी इंडस्ट्री में या इनफैक्ट बड़े बैंक्स को भी देखोगे तो उनका अच्छा खासा फॉल आया उनके कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर। तो यही एक बहुत बड़ी मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल सकते हो आप इस बिजनेस का। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि इनका ग्रॉस एनपीए जो है वो हार्डली 3 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए 1.38% था, इस क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ करके सिर्फ 1.41% पे हुआ है। मतलब सिर्फ 3 बेसिस पॉइंट का ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हुआ है कंपनी का एक एक बहुत बड़े चैलेंजिंग क्वार्टर में। अब यहाँ बड़े बड़े बैंक्स को देखो, एनबीएफसीज को देखो, उनका तो ग्रॉस एनपीए ऐसा बढ़ा है कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30-40% गिर गया है कंपनीज का, और वहीं पे 5 स्टार का ऐसा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है Q1 के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि आरओए का नंबर हमारा स्टेबल रहा है, 8% के ऊपर का आरओए का नंबर है, और आरओई जैसा इन्होंने बताया 19% है। अगेन वही गाइडेंस कि इस फाइनेंशियल ईयर में 19% का आरओई हम बहुत इजीली क्रॉस कर लेंगे। एक्टिव लोन अगर आप 5 स्टार का देखोगे तो 4.1 लाख टोटल एक्टिव लोन है, और ये 29% से ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये नंबर क्या शो कर रहा है कि हमारा जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ है, हम वैल्यू के थ्रू ग्रो नहीं कर रहे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टिकट साइज बढ़ाते जा रहे हैं तो लोन बुक ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है एक लैंडिंग बिजनेस के लिए। हमने सीए ग्रामीण के कॉन कॉल में भी इसको डिस्कस किया था कि अगर आप सिर्फ टिकट साइज बढ़ाते बढ़ाते अपना लोन बुक ग्रो कर रहे हो तो उसमें रिस्क आपके साथ बढ़ जाता है। बिकॉज आप किसी भी बोरोवर को बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हो, लोन टू वैल्यू रेशियो आपका बढ़ जा रहा है, तो वहां पे डिफॉल्ट का और आपके लोन बुक के ऊपर बड़ा डेंट पड़ सकता है अगर कुछ भी डाउन टर्न होता है तो ग्रोथ काफी अच्छी क्वालिटी ग्रोथ है कंपनी की। देन ईल्ड जैसा हमने डिस्कस किया था कि 24% का ईल्ड है 5 स्टार का, एक सिक्योर्ड लोन है, लेकिन क्योंकि इनके पास वो प्राइसिंग पावर है तो 24% ईल्ड ये चार्ज करते हैं कस्टमर को। कॉस्ट ऑफ फंड इनका स्टेबल रहा है, लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही था 9.65% के आसपास। लेकिन क्योंकि ईल्ड उतना ही है और आपका कॉस्ट ऑफ फंड भी उतना ही है, तो इसलिए स्प्रेड में कोई डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है, स्प्रेड भी कंपनी का स्टेबल है। हाँ, लेकिन अगर आप मार्जिन का नंबर देखोगे 5 स्टार का तो वो जरूर थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों? बिकॉज कंपनी लगातार लिवरेज बढ़ा रही है। अब लिवरेज बढ़ेगा तो आपका मार्जिन का नंबर कम होगा और आपका आरओई का नंबर कम होगा, लेकिन आपका आरओई का नंबर बढ़ेगा जो कंपनी लगातार बढ़ाती जा रही है। कॉस्ट टू इनकम बहुत अच्छा है 5 स्टार का, 34% पे आ गया है अब। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने गाइडेंस हमेशा से 35 से 36% का दिया है हमारे कॉस्ट टू इनकम का। तो यहाँ से और ज्यादा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते नियर फ्यूचर में, क्योंकि हम लगातार एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 150 ब्रांचेस ओपन किए थे, तो एक्सपेंशन भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल कर रही है मैनेजमेंट। 35 से 36% का कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस है इनका। मैनेजमेंट बोल रहा है कि एक और एनकरेजिंग फैक्ट क्या लगता है हमको कि हमारा जो डिजिटल कलेक्शन का नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कैशलेस कलेक्शन का नंबर लगातार कम होता जा रहा है। तो ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है। देन कंपनी बोल रही है कि हमने 5 स्टार का आई थिंक सेकंड क्वार्टर में या थर्ड कॉन कॉल में ये डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर आरबीआई ने जो एक रेगुलेशन निकाला था कि अगर बैंक कोई भी एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो उसको जो कॉस्ट है उसका वो 25% बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 25% एक्स्ट्रा कैपिटल आपको साइड में रखना पड़ेगा बैंक को लिए। अब बैंक के लिए इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गया, तो चांसेस क्या है कि बैंक अगर अब आगे एनबीएफसी को लोन देगा तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। और दूसरा पॉइंट, लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम आएगा। मतलब बैंक इतना फ्रीली पैसा नहीं बांट सकता अब एनबीएफसी को। उसको देखते हुए 5 स्टार ने क्या किया था, जो हमने थर्ड क्वार्टर में भी डिस्कस किया,
कि कंपनी ने अपने बोरोइंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। बैंक्स के मतलब सिर्फ डोमेस्टिक बैंक्स पे डिपेंड ना हो करके कंपनी ने डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एक्सप्लोर किया, कैपिटल मार्केट को भी एक्सप्लोर किया, प्लस फॉरेन लैंडिंग की तरफ भी कंपनी ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, फाइव स्टार का जो डिपेंडेंसी है बैंक्स की बोरोइंग के ऊपर वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। पिछले साल 84% जो ये बोरो करते थे वो सिर्फ बैंक से करते थे। आज के टाइम पे ये नंबर कम होकर के 74% हो गया। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में ही 79% था ये नंबर, तो वहां से भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। तो फाइव स्टार इसको लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है कि अब उनको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है नियर फ्यूचर में। क्रॉस एनपीए जैसे हमने डिस्कस किया काफी अच्छा है, प्लस प्रोविजनिंग भी काफी सॉलिड करी है मैनेजमेंट ने। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम हमारे प्रोविजनिंग को कम नहीं करेंगे, बिकॉज हमको कोई रीजन नहीं लगता, हमारा प्रॉफिट इतने अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है तो उसका हम एक्स्ट्रा बफर क्रिएट करके रखेंगे। ऑल्दो ये सिक्योर लैंडिंग करते हैं पर फिर भी प्रोविजनिंग अच्छी करी है कंपनी ने। देन जो डिजिटल कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है कंपनी का, तो इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 70% जो ये इनका कलेक्शन आता है वो डिजिटली आएगा, नॉन कैश आएगा, और कैश कलेक्शन सिर्फ 30% रह जाएगा। तो ये इनका गाइडेंस है। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि डेफिनेटली जो जून वाला क्वार्टर था वो हमेशा से टफर क्वार्टर होता है, चैलेंजिंग क्वार्टर होता है, प्लस आपके ये दो बड़े इवेंट ने उसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया। और उसमें होता क्या है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनका कैश फ्लो इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि मई जून के मंथ में उनको अपने उनके जो किड्स होते हैं उनके स्कूल की फीस भी पे करनी होती है और भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हमको किसको पे करना है, जितनी भी ईएमआई चल रही है हम किसको प्रेफरेंस दें। अब फाइव स्टार कह रहा है कि लेकिन हमने जैसे पिछले कॉन कॉल्स में भी बोला है कि एज अ मॉडल जो हमने मॉडल अपना क्रिएट किया है हमारे पास एक एज है कंपेयर टू एन अनसिक्योर्ड लेंडर। तो फाइव स्टार कह रहा है कि हमने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से असेस कर लिया था Q1 के अंदर, कि मई एंड जून के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा हमारे टारगेट कस्टमर्स को, क्योंकि इलेक्शन जो है वो पीक पे रहेंगे अपने, और हीट वेव भी ऑलरेडी हमको दिख गया था उस टाइम पे। तो कंपनी ने पहले से ही फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया था, पहले से ही इन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान कर ली थी, और कंपनी बोल रहा है कि उसका हमको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला कि इतने बड़े चैलेंजिंग क्वार्टर में भी हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर जो है वो 98.5% आया, हार्डली 1% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला। हाँ, कुछ बकेट्स जरूर इंक्रीज हुए, जैसे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक दो ईएमआई मिस करी, लेकिन उसको लेकर भी हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगले एक दो क्वार्टर के अंदर वो रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट बोल रहा है जुलाई में ये कॉन कॉल हुआ है और जुलाई में जो रिकवरी हो रही है, जो कलेक्शन आ रहा है हमारा, वो जून से भी बेटर है। तो ये हमको कॉन्फिडेंट देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम जो थोड़ा बहुत डिफॉल्ट हुआ है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है डीपीडीज में, उसको रिकवर कर लेंगे। देन ब्रांच एक्सपेंशन काफी सॉलिड चल रहा है फाइव स्टार का। पिछले साल तो इन्होंने 150 ब्रांचेस ओपन किए हैं, लेकिन इनका एम्प्लॉय एडिशन अगर आप देखोगे तो Q1 में थोड़ा सा कम रहा है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है हमारा ब्रांच एक्सपेंशन करने का दो स्ट्रेटेजी है। पहला स्ट्रेटेजी पहले भी बताया इन्होंने। पहला स्ट्रेटेजी क्या है कि फाइव स्टार क्या कर रहा है, जो इनके ब्रांचेस बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक ब्रांच में आज के टाइम पे 50 करोड़ 60 करोड़ का लोन बुक आ गया है, तो इतने बड़े ब्रांचेस को क्योंकि कोई उसमें ऑपरेशनल रिस्क ना आए, जैसे पास्ट में आपने देखा होगा कैनफिन होम्स और कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनके कुछ ब्रांचेस में थोड़ा बहुत कुछ मतलब ऐसे ऑपरेशन रिस्क कुछ ऐसे केसेस देखे गए, तो उसको कम करने के लिए फाइव स्टार क्या कर रहा है, उन ब्रांचेस को, बड़े ब्रांचेस को स्प्लिट कर रहा है। तो कंपनी बोल रही है हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ क्वार्टर्स में काफी एग्रेसिवली हायरिंग करी है। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज की हायरिंग है, तो जो ब्रांचेस को हम स्प्लिट कर रहे हैं उसमें हम पुराने वाले एम्प्लॉयज को ऐड कर रहे हैं, मतलब वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। हुआ क्या, आपका एक एरिया में एक ब्रांच है, उसको आपने स्प्लिट करके मतलब आसपास के एरिया में एक और ब्रांच ओपन कर दिया, लेकिन इनके इस वाले ब्रांच में जो 15 एम्प्लॉयज हैं, उन 15 एम्प्लॉयज में से इन्होंने 8 एम्प्लॉयज को नए ब्रांचेस में शिफ्ट कर दिया। तो एम्प्लॉयज वही रहे आपके, लेकिन आपने उनका यूटिलाइजेशन काफी अच्छे तरीके से कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपका कॉस्ट कम हो गया। तो कंपनी कह रहा है कि ये एक अच्छा एडवांटेज देता है हमको कि इतने सॉलिड एक्सपेंशन के साथ भी हम अपने कॉस्ट को मैनेज करें। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है इनकी। और दूसरा क्या स्ट्रेटेजी है ब्रांच एक्सपेंशन का, कि वही नया ब्रांच आपको ओपन करना है। तो यही कंपनी रीजन दे रहा है कि इसकी वजह से आपको हमारा एम्प्लॉय एडिशन कम दिख रहा है, बिकॉज हमको जरूरत नहीं पड़ रही, हम अपने पुराने ब्रांचेस के एम्प्लॉयज को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं आज के टाइम पे। फाइव स्टार कह रहा है इस साल जो हमारी ग्रोथ आएगी, या अगले आने वाले 2-3 सालों में जो हमारी ग्रोथ आएगी, तो 3 लीवर्स हैं जो हमारे ग्रोथ को ओवरऑल ड्राइव करेंगे। पहला लीवर तो है ब्रांच एक्सपेंशन। इस साल भी हम ऑलमोस्ट 80 से 90 नए ब्रांचेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं।
दूसरा ब्रांच एक्सपेंशन के साथ में ही हमारा स्प्लिटिंग वाला, जो मतलब बड़े ब्रांचेस को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास ब्रांचेस हम वहां से लेके आएंगे, तो टोटल एक्सपेंशन अगर आप देखो तो वही 200 के आसपास हो जाता है कंपनी का, जो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी टारगेट कर रही है। दूसरा ग्रोथ कहाँ से आएगा? एम्प्लॉय एडिशन से, मतलब फ्लीट ऑन स्ट्रीट आपका बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग आपके फील्ड पे जाएंगे तो आपकी सोर्सिंग बढ़ जाएगी। और तीसरा ग्रोथ कहाँ से आएगा? टिकट साइज का। 5 स्टार पिछले काफी क्वार्टर से बोल रहा है कि हमको हमारा टिकट साइज बढ़ाना है। एवरेज टिकट साइज इनका 3.5 लाख के आसपास है, तो उसको कंपनी बोल रही है कि इस साल हम 4 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे ग्रोथ को काफी अच्छी से बढ़ाएंगी, लेके जाएंगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन 5 स्टार का अगर आप ब्रांच पर एयूएम देखोगे तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, 3 करोड़ होता था पहले, आज के टाइम पे 2.5 करोड़ है। लेकिन इसका रीजन वही सेम है जो कल्याण का है। कल्याण के भी कॉन कॉल में ये क्वेश्चन उनको पूछा गया था कि आपका पर स्टोर रेवेन्यू घट रहा है, तो कल्याण ने क्या बोला था कि हम स्टोर एक्सपेंशन इतना सॉलिड कर रहे हैं और वो भी फ्रेंचाइजी के मॉडल के थ्रू कर रहे हैं, इसीलिए पर स्टोर रेवेन्यू आपको कम दिख रहा है। सेम 5 स्टार भी बोल रहा है कि ब्रांच एक्सपेंशन इस तरीके से हम कर रहे हैं, इतने इतने रैपिडली ग्रो कर रहे हैं कि आपको पर ब्रांच एयूएम कम दिखेगा। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपको इस नंबर को देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपको गलत इंडिकेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि आज के टाइम पे हमारा पर ब्रांच एयूएम 3 करोड़ है, लेकिन कुछ महीने बाद आपको दिखेगा पर ब्रांच एयूएम हमारा 1.5 करोड़ हो गया। पर वो 1.5 करोड़ इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने हमारे 3 करोड़ वाले ब्रांच को स्प्लिट कर दिया है 2 ब्रांचेस में। तो मतलब पर ब्रांच एयूएम एक्चुअल में अभी भी 3 करोड़ ही है, लेकिन आपको वो 1.5 करोड़ दिखेगा जब आप उसको पर ब्रांच एयूएम के पैरामीटर पे देखोगे। तो आपको ये पैरामीटर नहीं देखना है, आपको सिंपली हमारा एयूएम ग्रोथ देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि लोन बुक को ग्रो करना है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और लोन बुक का ग्रोथ कंपनी ने इस साल भी 30% से ज्यादा का दिया है। पिछले साल 35% का गाइडेंस था, एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट 40% था। इस साल मैनेजमेंट बोल रहा है कि 30% से ज्यादा का टारगेट है हमारा लोन बुक को ग्रोथ करने के लिए। तो ग्रोथ गाइडेंस फिर से बहुत सॉलिड दिया है मैनेजमेंट ने। देन एक इन्होंने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनी शेयर करी है कि इनका जो नॉन कैश कलेक्शन है वो क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आई डोंट नो इन्होंने ये पहले रिवील नहीं किया या क्या, बिकॉज हमने 2-3 क्वार्टर पहले इनका जब कॉन कॉल डिस्कस किया था तो वहां पे मैनेजमेंट ने बोला था कि डेलिबरेटली हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे कि जिससे हमारा नॉन कैश जो कलेक्शन है वो बढ़े। बट यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रही है कि पिछले 2 सालों से हमने ये स्ट्रेटेजी बेसिकली बनाई थी, तो जिससे हमारा नॉन कैश कलेक्शन है जो जो है वो लगातार इंप्रूव हुआ है। तो क्या किया कंपनी ने? इन्होंने सबसे पहले तो अपने डिजिटल मोड्स क्रिएट किए जहां से इनका कस्टमर जो है वो पे कर सकता है। तो पहले तो इन्होंने एक अपना ऐप क्रिएट किया, पेमेंट ऐप क्रिएट किया, जहां पे कस्टमर लॉग इन करके अपना पेमेंट वगैरह कर सकता है। रेजर पे के साथ में इन्होंने टाई अप किया और पेमेंट ऐप के साथ में वेबसाइट वर्जन भी लॉन्च किया कि कस्टमर पेमेंट ऐप से या फिर वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना पेमेंट कर सकता है। लेकिन कंपनी कह रहा है कि दूसरा बड़ा गेम चेंजर क्या रहा हमारे लिए? हमने बीबीपीएस के साथ में टाई अप किया। बीबीपीएस आपका वो जो भारत बिल पे सिस्टम है, उसके साथ में कंपनी ने टाई अप किया। और मतलब उसके साथ टाई अप करने के साथ में कस्टमर्स को इन्होंने सारे यूपीआई ऑप्शंस दे दिए, जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे ऑप्शंस आ गए। तो अब कस्टमर जो है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से घर बैठे कभी भी अपना पेमेंट कर सकता है। और मैनेजमेंट बोल रहा है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा हमारे लिए, क्योंकि जब से हमने यूपीआई मोड अनेबल करा कस्टमर्स को, तो काफी ज्यादा पेमेंट जो है हमको वो डिजिटली आने लगी, नॉन कैश आने लगी। तीसरा चीज क्या किया 5 स्टार ने? तो जैसा आपका बैंक का पासबुक होता है, मतलब बैंक में जो हमको पासबुक मिलता है उसको हम प्रिंट करा, मतलब हम तो आज के टाइम पे तो नहीं कराते, हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा उसको कराते थे। पासबुक आप प्रिंट कराते हो अपनी सारी एंट्रीज वगैरह। तो वैसा ही 5 स्टार भी अपने जो लोन के जो कस्टमर्स होते हैं, जो उनके लोन लेते हैं, उनको ये एक पासबुक ऑफर करते हैं। अब 5 स्टार ने क्या किया है कि हर एक कस्टमर के पासबुक पे एक उन्होंने क्यूआर कोड ऐड करना शुरू कर दिया है। और कस्टमर जो है वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग घर बैठे कहीं से भी पेमेंट कर सकता है। तो ये एक तीसरा स्टेप इन्होंने ऐड किया। चौथा एक और अभी मई से इन्होंने क्या करना शुरू किया है? मई से 5 स्टार बोल रहा है कि हमने एक चीज मैंडेटरी कर दी है कि हम किसी भी बोरोवर को तब तक लोन नहीं देंगे जब तक वो अपना यूपीआई ऑटो पे साइन अप ना कर लेता है। मतलब ऑटो पे क्या हो गया, जैसे आईडीएफसी का कॉन कॉल हम देखते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं कि आईडीएफसी क्या करता है कि अपने कस्टमर से ऑटो मैंडेट ले लेता है कि फॉर एग्जांपल 10 को ईएमआई जानी है, तो वो 10 तारीख को उसका आईडीएफसी जो है वो उसके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा कट कर लेगा। मतलब कोई इंटीमेशन नहीं, कोई ऐसा नहीं उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा फिर जाके वो पैसा कट होगा। सेम 5 स्टार अपने इस मॉडल में अप्लाई कर रहा है
इन्होंने यूपीआई ऑटो पे मैंडेट कर दिया है बोरोअर्स के लिए। मई से 100% जो भी लोन दे रहा है किसी भी बोरोअर को 5 स्टार, वो ये ऑटो पे होने के बाद ही दे रहे हैं। अब 5 स्टार कह रहा है कि ऑफ कोर्स हमको ये पता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े से लोअर इनकम सेगमेंट से आते हैं और उनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, उनका कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कस्टमर को। जैसे अगर उनका 10 तारीख का डेट है ईएमआई का, और अगर उस यूपीआई जो यूपीआई अकाउंट उन्होंने ऑटो पे साइन अप किया हुआ है, अगर उस यूपीआई अकाउंट में पेमेंट नहीं है, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो कैश के थ्रू भी पे कर सकता है या फिर गूगल पे, पेटीएम, बाकी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू भी पे कर सकता है। लेकिन ऑटो पे हमने मैंडेट कर दिया है क्योंकि इससे हमको एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है कस्टमर की, प्लस हम उसको ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 तारीख हो गई और उसने पे नहीं किया, ऑटो पे नहीं हुआ, उसका बाउंस हो गया वो पेमेंट, तो वहां पे हम थोड़े से एक्टिवली उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको जाके एंगेज हो सकते हैं कस्टमर के साथ में। तो उस वे में हमको ये हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी कंपनी की, जिससे इनका नॉन कैश कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। और अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस साल के एंड तक हमारा 70% जो कलेक्शन आता है हमको वो नॉन कैश आएगा। देन क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन किया है 65 से 70 बेसिस पॉइंट का। मतलब ये लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं जिनको बहुत अच्छा कोई क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं है, उसके बाद भी कंपनी का गाइडेंस कितना है क्रेडिट कॉस्ट का, 65 से 70 बेसिस पॉइंट। आप बड़े से बड़े बैंक्स को देखोगे, उनका क्रेडिट कॉस्ट यूजली 1.8-2% के आसपास रहता है। लेकिन यही स्पेशलिटी है इस बिजनेस की कि कंपनी सिक्योर लोन तो है ही ऑफ कोर्स, उस पे हाई यील्ड चार्ज कर रहा है, हाई मार्जिन अर्न कर रहा है, और प्लस उसके साथ में एसेट क्वालिटी को इतने अच्छे से मेंटेन कर रहा है कि सिर्फ 65 से 70 बेसिस पॉइंट का इनका गाइडेंस है। देन बोरोइंग मिक्स 5 स्टार का आज के टाइम पे 65% जो इनकी बोरोइंग है वो फिक्स रेट के, सॉरी फ्लोटिंग रेट के ऊपर है, और 35% फिक्स रेट के ऊपर है। मैनेजमेंट का कहना है कि इंटरेस्ट रेट जब भी कम होना स्टार्ट होंगे तो डे 1 से हमको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अगले 12 महीने तक उसका बेनिफिट हमको मिलता रहेगा। देन इस क्वार्टर में माइक्रो फाइनेंस का तो बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ा, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आप 5 स्टार को देखो तो इसने तो मतलब बहुत जबरदस्त नंबर्स दिखाए हैं दोनों ही फ्रंट पे, एसेट क्वालिटी हो या ग्रोथ हो। तो 5 स्टार कह रहा है कि ये जो आपको हमारे नंबर्स में आज दिख रहा है, ये हमारा एफर्ट है पिछले 22 सालों का, जो हमने पिछले 20-22 साल में जो इस मॉडल को क्रिएट किया है, जो अंडर राइटिंग हमने बनाई है अपने मॉडल के अंदर, वो हमको ये एडवांटेज देता है। तो क्या करते हैं बेसिकली, ये कंपनी कह रही है कि ये जो 22 साल में जो हमने अंडर राइटिंग जो बनाई है, इसका सब ये आपको हमारे परफॉर्मेंस में दिखेगा कि पिछले 22 साल में इंडिया में जितने भी बड़े क्राइसिस आए हैं, उसमें 5 स्टार ने बहुत अच्छे से उन सारे क्राइसिस को फेस किया है, अपने बिजनेस को ग्रो किया है। और वहीं पे जो इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, मतलब बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी तो बहुत खराब उनका परफॉर्मेंस रहा, कोलैप्स भी कर गए इस ड्यूरेशन में। तो ये इनके मॉडल का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। तो 5 स्टार कह रहा है हम बेसिकली क्या करते हैं कि पूरे फैमिली मेंबर की इनकम को कंसिडर करते हैं लोन अंडर राइटिंग के लिए, और फैमिली के हर एक मेंबर को मतलब मैंडेटरी हम एग्रीमेंट का पार्ट बनाते हैं। इससे होता क्या है कि एक सोसाइटी का भी प्रेशर आ जाता है एक तो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, 5 स्टार कह रहा है कि मतलब हमारा अगर आप लोन देखोगे तो 100% हम लोन लेते हैं कोलैटरल, 100% सिक्योर लोन है। अब ये जो इस कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं, इनके लिए या तो वो घर होगा जो 5 स्टार के पास कोलैटरल रखा होगा, या फिर उनका वो शॉप होगा। तो जब भी इनके फाइनेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, इन कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के ऊपर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आता है, तो कस्टमर्स के पास में ऑप्शन होता है कि मुझे कौन सा ईएमआई पे करना है। क्या मुझे वो ईएमआई पे करना है जो मेरा अनसिक्योर्ड लोन है, या मुझे वो ईएमआई पे करना है जहां पे मेरी मतलब इक्विटी स्टेक पे लगी हुई है, मेरा घर है अगर वो मेरा चला जाएगा अगर मैंने ईएमआई नहीं दिया, या फिर अगर मेरा जो शॉप है जिससे मेरा घर चलता है वो मेरा चला जाएगा अगर मैंने ईएमआई पे नहीं किया। तो ये जब प्रेशर होता है कस्टमर को, जब बुरा साइकिल होता है उसका, तो डेफिनेटली उसकी जो प्रायोरिटी है वो 5 स्टार जैसे लेंडर की तरफ जाती है। बिकॉज कोई भी बोरोअर जो है वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसका घर चला जाए या शॉप चला जाए, ये सबसे बड़ा रिस्क है उसके लिए। प्लस इसके ऊपर से सोसाइटी का भी बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज इंडिया में ये एक बहुत बुरी तरीके से बहुत नेगेटिवली देखा जाता है कि अगर आप डिफॉल्ट कर गए और आपका उसमें घर चला गया या आपका जो शॉप था वो चला गया, तो मतलब एक पूरे लाइफ टाइम के लिए एक तरीके का डेंट बन जाता है उस फैमिली के लिए, उस बोरोअर के लिए। तो 5 स्टार वही बोल रहा है कि इंडिया इसी तरीके से काम करता आया है, यही पैटर्न आज भी काम कर रहा है और यही पैटर्न आगे भी काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे मिडिल क्लास की साइकी इस तरीके की चलती है। तो ये एक सबसे बड़ा हमको एडवांटेज देता है कि कोई भी बुरा टाइम हो,
लेकिन बोरोवर की जो प्रेफरेंस है वो हमेशा 5 स्टार जैसे लेंडर को का लोन रीपे करने की तरफ होती है, क्योंकि वो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि मैं इसको छोड़ दूं और अपना अनसिक्योर्ड लोन दे दूं। अनसिक्योर्ड अगर आपने एक बार मिस भी कर दिया, एनपीए भी हो गए, तो आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद वापस से उसको रीपे कर सकते हो जब आपका कैश फ्लो वापस से आना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज वो तो फॉलो अप आपको करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपने लोन मिस किया तो बहुत हाई चांस है कि आप अपना वो घर या अपना जो शॉप है उसको आप लूज कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज देता है 5 स्टार को। देन कंपनी का कहना है कि बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आरबीआई के साथ हमारा कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है प्राइसिंग पॉइंट के ऊपर। हम 5-6 साल से आरबीआई हमारा बिजनेस मॉडल देख रहा है, बहुत स्ट्रांग मॉडल है, और हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है आरबीआई का कि हम अपने प्राइसिंग को कम करें। तो यील्ड इनका इसी लेवल पे रहेगा। अगर बैंक को इनको मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम ना हो तो तब तक यील्ड ये इसी लेवल पे रखेंगे। अगर बैंक की तरफ से बोरिंग कॉस्ट कम हो जाता है तब 5 स्टार कह रहा है कि हम उस बेनिफिट को पास ऑन करेंगे हमारे कस्टमर्स को। देन 5 स्टार का अगर आप तमिलनाडु के अंदर ग्रोथ देखोगे तो थोड़ा सा कम है ये कंपेयर टू आंध्रा एंड तेलंगाना। अब मैनेजमेंट बोल रहा है इसमें कोई कंपटीशन वाला फैक्टर नहीं है, मतलब हाँ कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ तमिलनाडु में उसकी वजह से रुक गई है। सो मैनेजमेंट बोल रहा है बेसिकली तमिलनाडु में जो सोर्सिंग है या फाइल्स की क्वालिटी है या अंडर राइटिंग की क्वालिटी है या प्रोडक्टिविटी है, ये सब बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको आंध्रा या तेलंगाना में दिख रही है। सिर्फ एक चीज ये हुई है कि हमारी जो तमिलनाडु की जो टीम है वो उस पेस को उस स्पीड को मैचअप नहीं कर पा रही है जो आंध्रा और तेलंगाना की टीम जिस स्पीड पे ग्रो कर रही है। सिर्फ ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से तमिलनाडु का ग्रोथ थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है कंपेयर टू आंध्रा एंड तेलंगाना। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम काफी कॉन्फिडेंट है, हमने बहुत सारी मीटिंग्स भी करी है, हमने काफी सारे नई चीजें भी डिस्कस करी है। तो अब हम कॉन्फिडेंस है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको तमिलनाडु भी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखेगा, और आपको दिखेगा कि तमिलनाडु का ग्रोथ भी आंध्रा एंड तेलंगाना की ग्रोथ को मैच कर रहा है। प्लस तमिलनाडु के साथ में मैनेजमेंट बोल रहा है कि कर्नाटका भी जो कोविड के बाद से थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस बिजनेस इस कंपनी के लिए, तो कर्नाटका को लेकर भी कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनका अच्छा ग्रोथ रहेगा इन दोनों स्टेट्स के अंदर। देन सेंट्रल इंडिया में इनका एमपी महाराष्ट्र वो भी काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। अच्छा, एमपी और महाराष्ट्र में कंपनी क्या करती है, जो टिकट साइज है इनका वो 40% कम है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज टिकट साइज इनका वैसे 3.5 लाख है। फॉर एग्जांपल अगर ये साउथ में 10 लाख का लोन देते हैं तो एमपी में ये 6 लाख का लोन देते हैं, तो 40% कम है इनका टिकट साइज एमपी स्टेट्स में। तो इसीलिए कंपनी कह रही है कि वहां पे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि टिकट साइज कम है इसलिए आपको एयूएम का नंबर अभी उतना बड़ा नहीं दिख रहा है एमपी के स्टेट्स के अंदर। लेकिन एक्चुअल अगर आप ग्रोथ देखोगे तो एमपी और महाराष्ट्र इनका 50% पे ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक, जबकि पूरा बिजनेस इनका 35-36% पे ग्रो कर रहा है। इसके बाद कंपनी का कहना है कंपटीशन के ऊपर कि हाँ 5 स्टार की जिस तरीके से सक्सेस रही है पिछले कुछ सालों में उसको देख करके बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और हमारे एरिया में जहां हमारी प्रेजेंस है वहां पे भी इंक्रीज हुआ है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आए हैं जो छोटे छोटे बोरोवर्स को छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देना उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन 5 स्टार क्या कह रहा है, आपको वो समझना होगा कि हमारा मॉडल कैसा है। हमारा ये जो 22 साल का एक्सपीरियंस है ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज देता है हमको, क्योंकि हम बहुत क्लोजली जानते हैं इन कस्टमर्स को कि इनका कैसा बिहेवियर रहता है, कौन सा साइकिल आएगा तो इनके ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका रिस्क किस तरीके से असेस करना है, ये हमको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है इस चीज का। हमारा 100% लोन जो है वो सिक्योर्ड है। 60% लोन हम बिजनेस पर्पज के लिए देते हैं, बाकी का 40% जो है वो या तो घर बनाने के लिए होता है या फिर कोई पर्सनल नीड होती है या फिर कोई शादी वगैरह होता है उसके लिए देते हैं, लेकिन वो भी सिक्योर्ड लोन होता है। अब इसमें रिस्क है, कंपनी बोल रही है रिस्क इसमें तब बनता है जब हमारा बोरोवर बाकी का अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा ले लेता है, और क्योंकि उसका बिजनेस इस तरीके का है कि उसका कैश फ्लो स्टीडी नहीं रहता है, कैश फ्लो उसका काफी वल्नरेबल रहता है, और उसके ऊपर से अगर वो अनसिक्योर्ड लोन लेता है तो वो कैश फ्लो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में हमको एडवांटेज क्या है कि अगर हमने रिस्क को सही समझ के दिया है लोन और कस्टमर को सही से असेस करके दिया है, तो कल को जब चल के उस कस्टमर के ऊपर प्रेशर आएगा, कैश फ्लो उसका खराब होगा, सो वही पॉइंट है वो किसको प्रायोरिटाइज करेगा, 5 स्टार फाइनेंस जैसे बिजनेस को, लेंडर को वो प्रायोरिटी देगा लोन रीपेमेंट का, और माइक्रो फाइनेंस या बाकी अनसिक्योर्ड लोन है ऑफ कोर्स वो उसके प्रायोरिटी पे नहीं होंगे। तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए। अब 5 स्टार बोल रहा है कि जो नया प्लेयर आ रहा है सिर्फ ग्रोथ को देखते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहा है और फटाफट से वो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है, बिना रिस्क को समझे, बिना साइकिल को समझे कि साइकिल्स यहाँ पे किस तरीके से चलते हैं, तो उसको उसके एसेट क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा आगे चल के, एंड उसका बिजनेस जो है पूरा का पूरा वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा।
तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है 5 स्टार के पास, इनका कहना है, जो इतना इजीली रेप्लिकेबल नहीं है, क्योंकि हमें खुद पहला 10 साल हमने इस बिजनेस को सिर्फ सीखा है और उसके अगले 10 साल में हमने ग्रो किया है। तो वो एक एडवांटेज है, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बिजनेस आया नया एंड एकदम से आके वो इनके मॉडल को डिसरप्ट कर दे। सो इसलिए बिजनेस को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है। देन कंपनी कह रही है कि हम कोई ट्रैकिंग व्रैकिंग नहीं करते हैं कस्टमर्स का लोन देने के बाद में। मतलब इंडिया शेल्टर के कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि उनकी मैनेजमेंट ने बोला था कि एक हमारी डेटा साइंस की टीम है जो लोन डिसबर्स होने के बाद भी कस्टमर का ट्रैक करती है, उसका क्रेडिट ब्यूरो डेटा देखती है कि उसका कैसा डीपीडी का नंबर चल रहा है, और जगह अगर लोन लिया है तो कैसा उसका परफॉर्मेंस है। 5 स्टार कह रहा है हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम डिटेल ट्रैकिंग करते हैं लोन देने से पहले। सारा उसका क्रेडिट ब्यूरो सब कुछ असेस करते हैं। लोन देने के बाद हम उसका क्रेडिट ब्यूरो वगैरह ये सब कुछ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उसका डीपीडी का नंबर देखते हैं कि उसका नंबर ऑफ ईएमआई तो मिस नहीं हो रहा, एक ईएमआई दो ईएमआई तो मिस नहीं हो रही, सिर्फ वो चीजें ट्रैक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और इनसे मतलब 5 स्टार कह रहा है कि अब हमारी इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है कि अगर हमारा बोरोवर किसी अनसिक्योर्ड लेंडर, मतलब किसी लेंडर से अनसिक्योर्ड लोन लेता है और वहां पे डिफॉल्ट करता है, तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज वो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उस लेंडर को समझना है। हमें ये पता है कि हमारे मॉडल में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और एट द एंड हमारा बोरोवर हमको पैसा दे देता है अगर कोई भी ऐसा एडवर्स सिचुएशन आता है उसके ऊपर। अब अनसिक्योर्ड लेंडर का वो पैसा क्यों रीपे नहीं कर रहा है, जैसे माइक्रो फाइनेंस के बिजनेसेस के साथ में इस क्वार्टर में हो रहा है, तो वो उन लेंडर को समझना है। हम यूजली अपने यहाँ पे क्या फिलॉसफी फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे बोरोवर ने नियर फ्यूचर में कोई भी बड़ा अमाउंट का लोन लिया है तो हम उसको लोन देते ही नहीं है, मतलब या तो हम उसका केस रिजेक्ट कर देते हैं या होल्ड पे डाल देते हैं। अब अगर ये चीज देखते हुए भी सामने वाला लेंडर अगर देख रहा है कि उसने 5 स्टार से एक बड़ा अमाउंट का लोन लिया है, लेकिन फिर भी वो इस कस्टमर को लोन दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ग्रोथ हो जाएगा, फटाफट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो उस ग्रीड के चक्कर में अगर वो लोन दे रहा है और फिर कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये उसकी गलती है। मतलब उस लेंडर ने रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से समझा नहीं, अपने पार्ट पे उन्होंने अंडरराइटिंग गलत करी। हम हमारे पार्ट पे पूरी तरीके से श्योर है, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हमारा बोरोवर उनका क्यों लोन नहीं दे रहा। सो ये पॉइंट है। एंड इसको बिल्कुल आप मार्केट से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं मोस्टली, उनको दिखता है कि कोई स्टॉक जो है वो बिना किसी फंडामेंटल रीजन के बस भाग रहा है, कोई स्पेकुलेशन हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उसका स्टॉक का नया हाई लग रहा है, आपको पता है कि बिजनेस का फंडामेंटल खराब है, बिजनेस का ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स उसकी तरफ जाते हैं, वैसे स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड। तो वही पॉइंट है, यहाँ पे भी लैंडर्स ऐसे ही करते हैं। आपको पता है कि किसी कस्टमर का क्रेडिट डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, या फिर किसी कस्टमर्स ने अभी रिसेंटली एक बड़ा अमाउंट का लोन लिया है और उसका कैश फ्लो इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी अगर आप एज अ बैड लेंडर अगर आप उनको लोन दे रहे हो क्योंकि आपको ग्रीड है ग्रोथ का अभी, तो डेफिनेटली वो लेंडर डिफॉल्ट, वो बोरोवर डिफॉल्ट करेगा और लेंडर का ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं रहने वाला। सो वही पॉइंट 5 स्टार ने भी यहाँ पे डिस्कस किया है। देन कंपनी आगे का गाइडेंस क्या दे रही है अगले 2-3 साल का, तो 5 स्टार कह रहा है अगले 2 से 3 साल के लिए सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि हम हमारे लेवरेज को इंक्रीज करेंगे। हम हमारे लेवरेज को 3.75 से लेकर के 4 टाइम तक लेके जाएंगे। अब लेवरेज जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हमारा जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा, 12-13% के आसपास हमारा स्प्रेड आ जाएगा। स्प्रेड कम होगा तो प्लस हमारा मार्जिन भी कम होगा, मार्जिन हमारा लगभग 14 से 15% तक आ जाएगा अगले 2-3 साल में। और उसके साथ में आरओए का नंबर जो आज 8% से ज्यादा है वो आपका 7% के आसपास आ जाएगा। ये तीनों नंबर कम होंगे लेवरेज बढ़ने से, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है आरओई का कि अगले 2 से 3 साल के अंदर हमारा आरओई जो है वो 20% का नंबर भी क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब आरओई को लेकर के बहुत बहुत सॉलिड गाइडेंस दिया है। एग्जीक्यूशन तो इनका है ही, हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हो ही रहा है, प्लस यहां से भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले 2-3 साल तक आरओई का नंबर लगातार बढ़ता जाएगा और 20% के नंबर को भी क्रॉस करेगा। तो इस तरीके के मॉडल्स जब आप देखते हो मार्केट में कि बिजनेस का ग्रोथ इतना सॉलिड है और अगर वो लेंडर है तो एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टेबल है, प्लस आरओई लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मतलब चांस ही नहीं बनता कि अगर कोई बुरा इवेंट ना हो मार्केट में तो उसका स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाए या बहुत डिस्काउंट पे आपको उसका स्टॉक मिले। आपको वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती अगर कोई बड़ा इवेंट ना हो, क्योंकि इतने क्वालिटी बिजनेसेस को इस पेस ऑफ ग्रोथ पे 35-40% पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो कोई रीजन ही नहीं है कि मार्केट ऐसे क्वालिटी बिजनेसेस को 2 का या 1.5 का प्राइस टू बुक देगा। अगर किसी मार्केट इवेंट की वजह से ऐसे बिजनेसेस में, ऐसे क्वालिटी बिजनेसेस में आपको दिखता है कि उसका प्राइस टू बुक 2.5 पे है या 3 पे है, तो वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आपको पता है कि बिजनेस का क्वालिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है एंड आगे का गाइडेंस क्या है। प्लस अगर वो आपको 2.5 या 3 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, मतलब काइंड ऑफ वो एक लॉटरी मिल रही है आपको।
तो वो चीज समझना होगा हमको। देन इसके बाद लास्टली कंपनी का गाइडेंस है कि अगले 3 साल तक, 2 से 3 साल तक हमारा जो ग्रोथ है वो 30% का कैगर रहेगा। तो 30% के ग्रोथ पे कंपनी का लगातार फोकस है अगले 3 साल के लिए। आरओई आपका 20% से ज्यादा बढ़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बहुत कम है, सिर्फ 65 से 70 बेसिस पॉइंट के आसपास। एसेट क्वालिटी को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। डिजिटल कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंशन लगातार चल रहा है। सो बहुत सॉलिड गाइडेंस है मैनेजमेंट का। एंड अगेन वही पॉइंट है कि इस क्वालिटी के बिजनेसेस कभी भी आपको लो प्राइस टू बुक पे नहीं मिलेंगे, जो यूजली इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस अच्छा है तो मेरे को सस्ता मिल जाए। ऐसा ऐसा बहुत रेयर होगा अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट में कोई इवेंट ना हो या फिर उस बिजनेस का फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्टॉक कभी भी आपको चीप नहीं मिल सकता। एक क्वालिटी बिजनेस के लिए आपको वो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रीमियम पे करने के बाद मेरा रिटर्न नहीं बनेगा, बिकॉज पास्ट में अगर आप देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। चोलामंडलम है, बजाज फाइनेंस है, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने हाई प्राइस टू बुक के ऊपर भी एक काफी सॉलिड कंपाउंडिंग डिलीवर करी है। बिकॉज इसका बेस बहुत छोटा है, सिर्फ 10,000 करोड़ का इसका लोन बुक है। प्लस 5 स्टार का मार्केट साइज अगर आप देखो तो 22 लाख करोड़ का पूरा मार्केट साइज है। कंपनी के पास स्कोप बहुत बड़ा है। तो अगर यहां से ये 10 टाइम भी ग्रो करता है तो हार्डली 1 लाख करोड़ का लोन बुक का साइज होगा। तो बहुत छोटा प्लेयर है, स्कोप बहुत बड़ा है। सो ये कंपाउंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे कंपनी की चल सकती है। अच्छा ग्रोथ है, बाकी ट्रैकिंग इसकी कंटिन्यू रखेंगे। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।